नमस्कार, मैं लोकेंद्र कुमार आप सभी का एसकेएल स्टडी 82 यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, आज की इस क्लास में हम एलटी ग्रेड फिजिक्स का पोर्शन देखेंगे। उसमें जो आपके सिलेबस में पहला ही टॉपिक दिया है, मात्रक और विमा। मात्रक और विमा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मात्रक और विमा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और आप मेरे साथ बने रहें इस वीडियो में अंत तक। और बेटा देखें, आज की वीडियो का जो पहला टॉपिक है वो क्या है, ठीक है, इकाई और विमा। इसमें जो पहली आपकी हेडिंग रहेगी वो रहेगी भौतिक राशियां। क्या रहेगी बेटा? भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? वे गुण धर्म जिनका मापन संभव है, यानी वे भौतिक राशियां जिनका मापन क्या होता है? संभव, यानी जिनको हम माप सकते हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। वे राशियां क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है, इस मेरे साथ इन सभी टॉपिकों को आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और ये जो टॉपिक है बेसिक से उच्च तक आप लोग जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से हाईएस्ट तक जाएंगे। और ये जो टॉपिक है आईआईटी, जेई, नीट, एलटी ग्रेड और 11th क्लास के बच्चे भी इनको नोट्स के तौर पर लिख सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक 11th क्लास से ही आता है। जो पहला टॉपिक है वो 11th क्लास से ही है। ठीक है, तो आप सभी लोग इनको नोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं बेटा क्या है। आगे है भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होती है? देखें, वे राशियां जिनको हम विभिन्न भौतिक घटनाओं एवं विभिन्न भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा मापन कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं तथा जिन्हें हम नियमों के रूप में व्यक्त करते हैं, वे सभी क्या कहलाती हैं? भौतिक राशि कहलाती हैं। क्या कहलाती है बेटा? भौतिक राशि कहलाती हैं। ठीक है, इसी क्रम में आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या है, देखते हैं आगे। देखो, यहाँ पर एक हमारे दिमाग में या सभी के दिमाग में, आप वैसे तो सभी लोग शिक्षक होंगे, जब एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोग सभी जानते हैं कि सभी के माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या क्वेश्चन बनेगा सभी के माइंड में? मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये क्वेश्चन बहुत ही, चाहे वो 11th क्लास का बच्चा हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट का बच्चा हो, मेंस का हो, किसी का भी हो, या 11th क्लास का हो, जहां से इस टॉपिक की शुरुआत होती है, प्रत्येक बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन अवश्य आया होगा कि मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे आप सभी जानते हैं कि अभी हमने मार्केट में भेज दिया किसी को और कह दिया कि सामान ले आओ या कोई बर्फी ले आओ, तो हमने उन्हें क्वांटिटी नहीं बताई, यानी मात्रा नहीं बताई, कितना वेट लेके आना है, 1 kg लाना है या 2 kg लाना है, तो पहले दिमाग में ये चीज थी ही नहीं। तो जब धीमे धीमे सोचा गया तो मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, यही जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए कि हमें 1 किलो लाना है या 250 ग्राम लाना है या 500 ग्राम, जो भी मैटर लेके आना है वो वेट लेके आना है। तो इस क्वेश्चन के देखें बेटा क्या है, हमें मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, किसी भी भौतिक राशि के परिमाण के विभिन्न निर्धारण में एवं समान राशियों के बीच, एक ही प्रकार की राशियों यानी समान प्रकार की राशियों, समान प्रकार की राशियों के बीच तुलना करने के लिए कि कौन सी राशि बड़ी है या कौन सी राशि क्या है बेटा? छोटी है। यानी दो राशियों के बीच में क्या हो, समान प्रकार के क्या हो, राशियां हो, और समान प्रकार की राशियों में क्या हो, तुलना करने पर हमें पता चलता है कि इसलिए मापन की आवश्यकता है। किस लिए आवश्यकता है? कि राशि छोटी है या फिर राशि क्या है, बड़ी है। जब दोनों राशियों की, समान राशियों की तुलना होती है तो उस समय हमें पता चलता है कि राशि कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है। इस क्रम में इसलिए हमें पता चलता है कि मापन की हमें क्या है बेटा? आवश्यकता है। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। देखते हैं आगे।
जैसे हमने एक उदाहरण लिया है भौतिक राशि में, एग्जाम्पल इसको मान लेते हैं, ठीक है। लंबाई ले ली, लंबाई कितनी ले ली बेटा, 10 मीटर ले ली, कितनी ले ली, 10 मीटर ले ली। अब 10 मीटर लंबाई तो आपने ले ली, अब इसमें है क्या क्या चीज, अब देखें, जो ये 10 मीटर है, मीटर क्या है, इसका मात्रक है, क्या है, मात्रक है, ये तो इसका मात्रक है। और जो 10 दिया है ये क्या है, इसका, ये इसका मान, मान यानी ये है वैल्यू, ये क्या है, इसकी वैल्यू है, ठीक है। और इसी को आप क्यू से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल क्यू से, ठीक है। और इस नंबर को जो यहां पर दिया है उसको कर सकते हैं एन से डिनोट, और जो मात्रक होता है उसको करेंगे यू से, उसको किससे करेंगे बेटा, यू से, ठीक है। अब मैं इसी क्रम में एक मान लेता हूं कि एक हमने ये छड़ ले ली, इसकी लंबाई अभी हमें फिलहाल नहीं पता, और एक हमने दूसरी छड़ ले ली जो इससे कुछ बड़ी है, मान लेते हैं कुछ बड़ी है, ठीक है। तो इन दोनों में जो अंतर होता है वही क्या है, इनकी लंबाई है, मान लें ये कुछ भी लंबाई की, ये कुछ भी लंबाई की है, ठीक है। अब एक हम फिक्स उदाहरण लेते हैं किस प्रकार आपको मानना है, ठीक है। देखते हैं, जैसे हमने ले लिया बेटा, एक छड़ ले ली, ये छड़ ले ली हमने, और देखें इसकी लंबाई मान ली हमने 100 सेंटीमीटर, ये कितनी है बेटा, 100 सेंटीमीटर है, और 100 सेंटीमीटर ही किसके बराबर होता है, 1 मीटर के बराबर होता है। तो मैं इसको 1 मीटर भी लिख सकता हूं, कितना लिख सकता हूं, 1 मीटर भी लिख सकता हूं, मगर ये किसमें है, ये सेंटीमीटर में है, और ये किसमें है, मीटर है, मगर दोनों में ही वैल्यू समान है, मगर मात्रा कैसे है, अलग अलग है, मात्रा कैसे है, अलग अलग है। तो देखते हैं बेटा, ठीक है। अब इसमें जो हमने ये फॉर्मूला लिखा है इसको इस साइड से नोट करता हूं, या यहां देख लें, जो इस एन को कहेंगे वो एन को कहेंगे बेटा हम मात्रक, यानी मान, क्या होगा, एन वैल्यू होगी, यहां पर दिया है मान, ठीक है। और जो यू है आपका वो यहां देख सकते हैं क्या है, मात्रक, मात्रक, ठीक है। तो अब इसी प्रकार से हम यहां से एक फॉर्मूले को बनाएंगे, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखें, Q इक्वल टू, पहले मान लिया हमने कितना है, 1 मीटर है, जो Q इक्वल टू कितना है, 1 मीटर है, Q इक्वल टू कितना है बेटा, 1 मीटर, 1 मीटर। अब देखें वन क्या है, यहाँ पे वन क्या है, यहां से आप पहचान कर सकते हैं, वन क्या है, मान है, और मीटर क्या है, मात्रक है। वन मान है तो मान को किससे डिनोट करते हैं, एन से, तो ये हो गया N1, सॉरी ये हो गया N1, ठीक, और नीचे ये हो गया U1। अब उसी प्रकार हम दूसरी कंडीशन में इसको मान लिया 100 सेंटीमीटर को, ठीक है, और 100 सेंटीमीटर को मान 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर माना बेटा। तो यहां पर देखो ये तो हो गया U2 का मान, और ये आपका हो गया N2 का मान। तो यहां से एक फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा, Q इक्वल टू आप मान सकते हैं N1 U1, ठीक है, इक्वल टू N2 U2, ये फॉर्मूला बन गया आपके पास से, ये क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया, यानी सूत्र बन के आ गया आपके पास, यहां से अलग अलग राशियां दी हो तब, ठीक है। और अगर इसकी लंबाई माने, देखो अगर लंबाई, इसको क्या कह सकते हैं आप लोग, इसको कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू L, इसकी ये लंबाई निकल के आ जाएगी इस प्रकार, ठीक है। अब चलते हैं बेटा आगे की ओर, देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके पास एक बन के आ गया, पहले मैंने, अभी हमारे पास 3 पद्धतियां हैं और एक चौथी अलग एसआई पद्धति है, MKS, FPS
और सीजीएस। ठीक है, तो यहां से ही पहले मैं उनको बाद में बताऊंगा, पहले इस एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं। ये डायन नहीं है, डायन है। सीजीएस में मात्रक है बल का, और ये बल का मात्रक न्यूटन है, और सीजीएस में क्या है, डायन है। तो आपको 1 न्यूटन को डायन में बदल के लाना है। 1 न्यूटन को किस में बदल के लाना है बेटा, डायन में बदल के लेके आना है। ठीक है, तो आप लोग पहले से ही जानते होंगे। देखें, तो यहां से बदलते हैं, यहां से ले लेते हैं। ठीक है, न्यूटन का जो एमकेएस में मात्रा कह सकते हैं वो होता है बेटा आपका किलोग्राम मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर, मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा बेटा ग्राम सेंटीमीटर, डैश लगा सकते हैं यहां पर, या मल्टीपल लगा सकते हैं। ठीक है, बट्टे में सेकंड स्क्वायर। अब देखें बेटा, कोई सी भी पद्धति हो, चाहे वो एमकेएस हो, चाहे सीजीएस हो, चाहे एफपीएस हो, चाहे एसआई पद्धति हो, सभी पद्धतियों में समय को ही कॉमन रखा गया है, यानी समय को ही समान रखा गया, यानी समय को सेकंड में ही मापा गया। ठीक है, बस यही कॉमन था सभी पद्धतियों में, बाकी सभी में अंतर था कुछ ना कुछ। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखें बेटा, जब हमारे पास ये वैल्यू मिल गई, और उसके बाद अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था Q इक्वल टू N1 U1। ठीक है, इक्वल टू N2 U2। अब यहां पर क्या करना है हमें बेटा, मान रख लेना है। अब मिल सकते हैं, देखें यहां दिया था 1 न्यूटन, कितना दिया है, इसके बराबर में 1 न्यूटन, 1 न्यूटन। वन न्यूटन, उधर दिया है N2 डाइन। ठीक है, तो ये तो हो गया N2 का मान, इधर हो गया N1 का मान, और ये हो गया U1 का मान, और ये हो गया U2 का मान। ठीक है, अब यहां पर आप वैल्यू रख सकते हैं। वैल्यू रखने पर क्या करेंगे, देखें यहां पर आ जाएगा बेटा आपका 1 किलोग्राम और मीटर। ठीक है, बट्टे में आ जाएगा सेकंड सेकंड स्क्वायर इक्वल टू N2, क्योंकि N2 का मान नहीं दिया, N2 ही दिया है। ठीक है, और डाइन की जगह पे देखें N2 और U2 का मान दिया गया है, मात्रक दिया गया है। तो मात्रक क्या दिया गया बेटा, ग्राम सेंटीमीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर। अब देखें बेटा, यहां पर जो भी मान है आप उनको रख सकते हैं। देखें 1 केजी, 1 केजी में कितना होता है बेटा, 1 इंटू केजी, केजी का मान कितना होता है 1000 ग्राम, किसमें बदल गया, किलोग्राम से ग्राम में बदल गया। ठीक है, इंटू सेंटीमीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है बेटा, 100 सेंटीमीटर के बराबर इक्वल टू में, और यहां पर क्या बच गया, सेकंड स्क्वायर। और यहां जो चल रहा था वो बेटा आपका चल रहा था N2 ग्राम डैश सेंटीमीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर। अब देखें सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। तो अब आपके पास बचा क्या, ठीक है, बचा उसको नोट करेंगे। यहां 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आ जाएगा 1000 इंटू कितना 100 इक्वल टू N2। ठीक है, अब इसको पावर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, पावर के रूप में लिखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग पहले मैं नोट करके दिखा देता हूं। इसको 10 की पावर कितना लिख सकते हैं 3,
ठीक है, और इंटू इसको 10⁻², इक्वल टू कितना, n2। अगर देखें बेस समान है तो घात क्या होती है, जुड़ जाती है, तो घात को जोड़ दें, 10 की पावर कितना आ गया, 5 इक्वल टू n2। n2 का मान कितना निकल के आ गया बेटा, 10⁻5, यानी 1 न्यूटन, 1 न्यूटन लिख सकते हैं आप, न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये आपका क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व, यानी 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर कितना आ गया बेटा, 5 डाइन आ गया। तो ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है, जो पहले प्री परीक्षा होनी है उसमें देखने के लिए मिल सकता है। तो देखते हैं बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने दी गई है बेटा पद्धतियां, मात्रक पद्धतियां, यानी मात्रक पद्धतियां क्या क्या है। पहले हमने लिए बेटा एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति की फुल फॉर्म देखें, फुट पाउंड सेकंड। क्या होती है, फुट पाउंड सेकंड। अब देखें फुट क्या थी, लंबाई थी, फुट क्या थी, लंबाई थी, यानी एक तरह की दूरी थी, दूरी को यानी किसमें मापा गया, लंबाई है ये, ठीक है। पाउंड क्या था, द्रव्यमान यानी भार था, वेट, ठीक है। सेकंड क्या था, समय था, ठीक है। उसके बाद दूसरी हमने पद्धति ली, मैं अभी इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा बाद में, एमकेएस पद्धति। सेकंड नंबर पर ली हमने एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में मीटर, यहां पे थोड़ा गलत है, मीटर, मीटर को किसमें मापा गया, लंबाई में, यहां भी देखो, और किलोग्राम को किसमें, द्रव्यमान में। किलोग्राम क्या होता है, द्रव्यमान, और समय क्या होता है, सेकंड, समय को किसमें, सेकंड में। तो ये सभी दिए गए थे, ये वैसे कॉमन है, द्रव्यमान यहाँ है, फुट की जगह पर क्या है बेटा आपका मीटर है, और समय सभी पद्धतियों में किसमें था, सेकंड में था, समय सभी पद्धतियों में क्या था, सेकंड में था, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखें सीजीएस सिस्टम, यानी सीजीएस पद्धति, ये तीसरे नंबर की पद्धति थी। इसमें देखो लंबाई, लंबाई को किसमें नापा गया, सेंटीमीटर में, किसमें बेटा, लंबाई को किसमें मापा गया, सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान जो भी भार होता है, भार को किसमें, ग्राम में, और समय को सेकंड में। यानी तीन जो पद्धतियां थी, देखें चाहे कोई सी भी ऊपर नीचे लिख लें, एम के एस, सी जी एस, और तीसरे नंबर पर थी एफ पी एस। अब देखें बेटा, यहां पर ही सबसे बड़ा पॉइंट है और नोट करने लायक बात है। अगर यहां पर आप समझ गए तो यानी तीनों पद्धतियां ही आप समझ गए, उसके बाद एक ऐसा ही पद्धति रह जाएगी अंतरराष्ट्रीय पद्धति, उसको हम बाद में समझेंगे। देखें तीनों ही पद्धतियों में जो समय है, समय वो क्या था, कॉमन था, यानी सेकंड में ही मापा गया था। समय किसमें मापा गया था, सेकंडों में ही मापा गया था। उसके बाद ये जो कॉलम है ये, ठीक है, यहां पे किलो, यहां है ग्राम, यहां है पाउंड, ये सभी क्या था, द्रव्यमान यानी भार था। क्या था, द्रव्यमान था, ये सभी क्या था बेटा, द्रव्यमान था। और अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग मापा गया, यानी एमकेएस में किसमें था, किलो में था, सीजीएस में ग्राम में था, एमपीएस में पाउंड में था। ऐसे ही जो ये फर्स्ट पॉइंट बनना है, यानी 1 2 3, मैंने 3 नंबर दे दिया इनको, ठीक है। अब इसमें देखें जो एमकेएस, सीजीएस और एमपीएस, अब इन तीनों ही पद्धतियों में जो द्रव्यमान था, क्या था बेटा, द्रव्यमान था या मात्रक था या समय था। देखो समय को तीनों ही में कॉमन था, किसमें नापा गया, सेकंड में। समय को तीनों ही में किसमें मापा गया, सेकंड में। और देखें दूसरे नंबर पर तीनों ही पद्धतियों में जो द्रव्यमान था
द्रव्यमान को किसमें मापा गया? देखो, किलोग्राम में, ग्राम में, सेकंड में, यानी किलो में, ग्राम में, सेकंड में। अब जो दूरी रह गई आपकी, क्या रहेगी? दूरी, या कह सकते हैं लंबाई, या कह सकते हैं लंबाई। इसको किसमें मापा गया? मीटर, सेंटी, फुट, यानी मीटर में, सेंटीग्राम, सेंटीमीटर में और फुट में। तो ठीक है बेटा, ये आपको थोड़ा इसका बेस क्लियर हुआ होगा, आपको इसको भी नोट कर सकते हैं। चलते हैं आगे। आगे जो नंबर 4 पर थी वो एसआई पद्धति थी आपकी। क्या कौन सी थी? एसआई पद्धति। वैसे इसका नंबर कुछ नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इस पद्धति को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस चीज को आप समझिए, इस पद्धति को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है, इस पद्धति को बनाने के लिए अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों ने, या जो भी आयात निर्यात उस समय हुआ था, तो उस आयात निर्यात में समस्या आ रही थी। समस्या क्या आ रही थी? देखें, जैसे कोई भी हमारे देश से चीज है, जैसे हमने मान लिया कि हमारे देश से आम का ट्रांसपोर्टेशन होना है किसी दूसरे देश में, तो हमारे यहाँ तो उसको आम कह रहे थे। या जैसे 1 किलो आम है, मान लेते हैं 1 किलो, 1 केजी आम है। अब हमारे यहाँ तो केजी में माप हो रही थी, दूसरे देश में क्या हो रही थी? सेंटीमीटर में हो रही थी। ठीक है, तो अलग अलग देशों में जब अलग अलग पद्धतियों का प्रचलन था, तो एक देश से दूसरे देश में किसी भी चीज को ले जाने लाने में बहुत ही समस्या हो रही थी। तो उस समय सभी देशों ने एक मीटिंग का आयोजन किया। जो मीटिंग, जो भौतिकी के माध्यम से जो मीटिंग हुई थी बेटा, वो जेनेवा में हुई थी। कहां पर हुई थी? जेनेवा में हुई थी। और ये मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण रही। ये मीटिंग क्या रही बेटा? बहुत ही महत्वपूर्ण रही। इस मीटिंग का उद्देश्य था बेटा कि सभी पदार्थों के जो भी आयात निर्यात की वस्तु है, उन सभी का अंतरराष्ट्रीय लेवल पर एक ही नाम होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर क्या होना चाहिए? एक ही नाम होना चाहिए, जिससे कि आयात निर्यात में कोई भी दिक्कत किसी को न आए सामने। ठीक है, तो देखें बेटा, इस जो बैठक हुई थी भौतिकी के लिए 1892 ईस्वी में हुई थी। किसमें? जेनेवा में हुई थी। कहां पर हुई थी बेटा? जिनेवा में। किस सन में? 1892 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भी आपको नोट करना है। और देखें बेटा, ऐसा ही जो पद्धति है वो आईयूपीएससी से ही निकलती है। किससे? आईयूपीएससी से ही। ठीक है, तो आईयूपीएससी की जो फुल फॉर्म होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। यहाँ हिंदी में भी है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। जो बैठक हुई थी वो इसी के लिए की गई थी। ठीक है, और इस पद्धति का बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि जो भी चीजें थी एक देश से दूसरे देश में ले जाने लाने में क्या हो रही थी बेटा? बहुत ही समस्या हो रही थी आयात और निर्यात में। तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जब बैठक की गई, तो किसी भी पदार्थ या वस्तु का एक नाम निश्चित कर दिया गया कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इसका नाम यही रहेगा, अपने देशों में चाहे उसको आप कुछ भी कहो। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखें बेटा, यहां पर जो पॉइंट दिया गया है, यह भी पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। देखें, भौतिक राशियां, ये भौतिक राशियां हैं। भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटते हैं। भौतिक राशियों को कितने भागों में? 2 भागों में। एक होती है बेटा आपकी मूलभूत राशियां, पहले नंबर पे क्या आती है? मूलभूत राशियां। और इसी का दूसरा जो नाम होता है, जो दूसरी तरह की होती हैं, वो होती है व्युत्पन्न राशियां। यानी एक भाग में होता है मूलभूत राशियां और उसी के दूसरे भाग में होती हैं व्युत्पन्न राशियां। और किसको बांटते हैं बेटा? भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटते हैं, मूलभूत राशियां, व्युत्पन्न राशियां। अब मैंने एक फॉर्मूला यहां पर ले लिया, एक फॉर्मूला ले लिया बेटा चाल। क्या ले लिया बेटा? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे क्या ले लिया? समय ले लिया। अब देखें,
चाल बराबर जब दूरी बट्टे समय ले लिया तो इसको भी आप लिख सकते हैं। देखें इसमें क्या होता है, देखें दूरी क्या है और समय क्या है, मैं इनको यहां पर लिखता हूं, ठीक है। ये दोनों ही देखें, दूरी तो पहले क्या है आपकी, दूरी को कह सकते हैं आप लंबाई, क्या कह सकते हैं, लंबाई, ठीक है। दूरी को क्या कह सकते हैं, लंबाई। और लंबाई ही अब देखें यहां पर मूलभूत क्या होती है ना, मूलभूत राशियां। ये दोनों ही क्या है बेटा आपकी, मूलभूत राशियां, ठीक है। ये क्या है, मूलभूत राशियां, ठीक है। अब इसके बाद बेटा हम आगे चलते हैं, यानी जो भौतिक राशियां होती हैं उनको मूलभूत राशियां और व्युत्पन्न राशियों में यानी दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे दिया है बेटा आपके लिए एसआई मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ एसआई। अब देखें भौतिक राशियां क्या है, भौतिक राशियां हमारे पास 7 है। भौतिक राशियां कितनी है बेटा, 7 है। पहले नंबर पर आपकी है, यहां पर दी है लंबाई, क्या दी है बेटा, लंबाई। लंबाई, लंबाई को मापते हैं मीटर में, किसमें, मीटर में, ठीक है। और जो इसका संकेत होता है वो होता है स्मॉल एम, वो क्या होता है इसका, स्मॉल एम। ये होता है आपका फर्स्ट नंबर, यहां पर मान लेते हैं इसको। सेकंड नंबर पे आपका है द्रव्यमान, द्रव्यमान। और द्रव्यमान को मापते हैं आप लोग बेटा किलोग्राम में, इसमें किलोग्राम में, ठीक है। और इसका संकेत होता है बेटा केजी, क्या होता है, केजी। यहां पर है संकेत, ठीक। और यहां पर है इकाई के नाम, ठीक है। यहां पर है भौतिक राशि, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पर है बेटा आपका समय। और देखें मैंने पहले ही बता दिया है, समय को तीनों ही पद्धतियों में समान रखा गया। ये समय, समय को करते हैं आप लोग बेटा सेकंड में, ठीक है। और इसका प्रतीक होता है स्मॉल एस, ठीक है। अब देखें ताप, नंबर 4 पर आता है बेटा ताप, ठीक है। ताप को मापते हैं केल्विन में, यानी जो इसकी इकाई का नाम है वो है केल्विन, केल्विन। अब जो केल्विन का संकेत है वो है कैपिटल के। अब यहां पर हमने कैपिटल के क्यों लिया ये बताया हमें, हमने कैपिटल के इसलिए लिया क्योंकि केल्विन एक क्या है, वैज्ञानिक का नाम है। क्या है बेटा, ये वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। आगे आती है बेटा विद्युत धारा। धारा, अब देखें विद्युत धारा को मापते हैं बेटा एम्पियर में। एम्पियर भी क्या है, वैज्ञानिक का नाम है। एम्पियर भी क्या है बेटा, वैज्ञानिक का नाम है। तो एम्पियर का भी ले लेंगे बेटा कैपिटल ए, क्या ले लेंगे, कैपिटल ए। अब है बेटा ज्योति तीव्रता, नंबर 6 पर आती है आपकी ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का जो इकाई का नाम है वो है कैंडेला, यानी जो मापते हैं कैंडेला, कैंडेला, ठीक है। और कैंडेला का जो संकेत है वो है सीडी, कैपिटल सी और स्मॉल डी, कैपिटल सी और स्मॉल में क्या है बेटा आपकी डी, स्मॉल में लगानी है डी इसके साथ, ठीक है, स्मॉल डी। अब देखें जो लास्ट 7 नंबर पर है आपकी वो है पदार्थ के द्रव्यमान या पदार्थ की मात्रा कह सकते हैं, पदार्थ का द्रव्यमान। पदार्थ के द्रव्यमान को मापते हैं बेटा मोल में, किसमें,
मोल में, यहां लिख सकते हैं पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ के द्रव्यमान को मापते हैं मोल में, और इसका जो संकेत है वो है MOL, मोल। ठीक है, इस प्रकार से आपने सातों मूल राशियां यानी मूल मात्रक पढ़े। ठीक है, आगे चलते हैं। इनके बाद दो मात्रक और होते हैं, दो मात्रक क्या होते हैं और होते हैं, वे होते हैं मूलभूत। सात राशियां हो गई मूलभूत, सात राशियां हो गई आपकी। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। आगे बेटा आपको देखना है पूरक मूल मात्रक। क्या बेटा देखना है? पूरक मूल मात्रक, या कह सकते हैं पूरक राशियां। तो देखें, जो आपका पहला है वो है, यहां पर दिया है समतल कोण। समतल कोण को करते हैं बेटा रेडियन में, और रेडियन का संकेत होता है RAD, RAD, रेडियन। और यहां देखें घनकोण दिया है, घनकोण का जो मात्रक होता है स्टेरेडियन होता है। क्या होता है? स्टेरेडियन। SR, ये होता है स्टेरेडियन। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखें पूरक राशियां में, पूरक राशियां। ठीक है, इसको कह सकते हैं नंबर 1 पर तलीय कोण। तलीय कोण क्या कह सकते हो? तलीय कोण। और तलीय कोण बेटा आपका होता है ऐसे, शेप कहाँ है? ठीक, यहां देखें। अब यहां जो कोण बनेगा, यहां पर क्या बनेगा बेटा? जो कोण बनेगा वो होगा थीटा। क्या होगा? थीटा। ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका रेडियन। ठीक है, यानी तलीय कोण का जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक, वो होता है रेडियन। अब देखें, जिसको कहते हैं पूरक राशियां, और जो पूरक राशियां में आपका फर्स्ट नंबर पर आता है तलीय कोण, या इसको कह सकते हैं समतल कोण। क्या कह सकते हैं? समतल कोण। ठीक है, उसके बाद नीचे देखते हैं, दूसरे नंबर पर आता है ठोस कोण। ठोस कोण, ठोस कोण का मात्रक बेटा होता है आपका एसआई मात्रक। एसआई मात्रक होता है, अभी बताया था, स्टेरेडियन। क्या बताया था? स्टेरेडियन। और इसमें एक ये इस प्रकार का होता है, ये होता है आपका ठोस कोण। यहां पर जो कोण बनता है वो होता है थीटा, और ये होता है सॉलिड एंगल। ठीक है, ये हो गया आपका पूरक मूल मात्रक भी हो गए और एसआई मात्रक भी हो गए। ठीक है, अब चलते बेटा आगे। अब देखें, यहां पर एक फॉर्मूला दिया है आपका, यानी विमाएं, विमीय सूत्र तथा विमीय समीकरण किसे कहते हैं। एक ही फॉर्मूले से आपको बताना है कि विमाएं, विमीय सूत्र और समीकरण, ये सभी आपको एक ही फॉर्मूले से बताना है। ठीक है बेटा, तो देखते हैं इसको भी क्या क्या है इसके अंदर। देखें, जो मान लें यहां पर चाल दी गई है, यहां से मैं ले लेता हूं। चाल है एक व्युत्पन्न राशि। क्या है? व्युत्पन्न
राशि। ठीक है, उसके बाद यहां पर जो पीछे दिया है लंबाई और समय, लंबाई और समय, लंबाई और समय है आपका मूलभूत राशि। क्या है बेटा? मूलभूत राशि। ठीक है, मूलभूत राशि। अब देखें बेटा, इसकी हमें विमा, विमीय सूत्र और विमीय समीकरण देखना है। तो देखते हैं बेटा। हाँ, देखें, इससे पहले एक चीज समझेंगे बेटा, द्रव्यमान, द्रव्यमान की जो विमा होती है वो होती है बेटा एम। किससे डिनोट करेंगे द्रव्यमान को? एम से। ठीक है, लंबाई, लंबाई को हम करेंगे से, लंबाई को किससे? एल से। और समय को सेकंड, यानी सेकंड होता है और लेते हैं टी। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, ये चीज बहुत जरूरी है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन की ओर। तो देखें, लंबाई को किससे करना है? एल से। एल ले लिया, बट्टे में है समय, और समय को किससे लेना है? टी से। तो बट्टे में रख दिया टी, बट्टे में क्या रख दिया हमने? टी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब लिख लें एम एल टी, लिख लिया हमने। सबसे पहले क्या लिख लिया? एम एल टी, यानी हमने इसमें द्रव्यमान भी ले लिया, लंबाई भी ले ली और समय ले ली। अब उसके बाद हम फॉर्मूले में देखते हैं, हमारे पास मात्रक दिया है, फॉर्मूले के बाद जो मात्रक होता है उसमें क्या क्या बनना है, जो जो बनना है होता है उसको लिख देते हैं, नहीं उस बाकी के जो बचा होता है उसको जीरो लगा देते हैं। तो देखें, यहाँ पर एम है कहीं? नहीं है, तो एम का मान क्या हो जाएगा बेटा? आपका जीरो हो जाएगा। एम का मान क्या हो जाएगा? जीरो। और एल, एल कितना है? ऊपर बन है तो बन का बन रहेगा। टी कहाँ है? नीचे है, नीचे से ऊपर जाएगी तो पावर किसकी बन जाती है? माइनस की। तो यहां पर कितना लग जाएगा? टी पे पावर -1, टी पर पावर -1। ठीक है, अब देखें ये किसके बराबर चल रहा है बेटा? चाल बराबर चल रहा है। किसके बराबर चल रहा है? सॉरी, चाल के बराबर चल रहा है। देखेंगे, चाल, चाल के बराबर चल रहा है। अब चाल बराबर जो आपकी विमान निकल के आई वो क्या निकल के आई बेटा? ब्रैकेट में लगा दें, m0 l t -1, ये निकल के आई विमा। ये क्या निकल के आ गई बेटा? आपकी विमा आ गई। क्या आ गई? विमा है। ठीक है, और देखो, जब इसके साथ ये लगा हो, आगे जो भी टॉपिक दिया है वो लगा हो, तो उसको कहते हैं विमीय सूत्र। क्या कहेंगे इसको? क्या कहेंगे बेटा? इतने को, ये तो टोटल विमा निकल कर आ गई। हाँ, यहां से इतने को क्या कहेंगे बेटा? विमीय सूत्र। क्या कहेंगे? देखें, इतने को विमीय सूत्र। इतने को क्या कहेंगे बेटा? विमीय सूत्र। और इस पूरे को यहां से यहां तक जो भी है उस सभी को क्या कहेंगे बेटा? विमीय समीकरण। क्या कहेंगे? विमीय समीकरण। इतने को क्या कहेंगे? पूरे को विमीय समीकरण। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। आज की वीडियो इस छोटे से टॉपिक के साथ यहीं पर समाप्त होती है। बेटा आप सभी लोग वैसे तो शिक्षक हैं, ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, ये बेसिक टॉपिक था। इस बेसिक टॉपिक में आपने जाना विमाएं, विमीय सूत्र और विमीय समीकरण किसको कहते हैं, ये आपको यहां देखने के लिए मिला होगा। अब अगली वीडियो में मैं आपको ओनली विमाओं के बारे में बताऊंगा और विमीय समीकरण, वो नीचे जो दोनों मिलाकर लिख देते तो उसी को विमीय समीकरण कह देते हैं, और खाली इतना अगर निकाल लेते हैं तो ये विमा हो जाती है। ठीक है।
और इसको विमीय सूत्र भी कहते हैं। और आगे जो भी जिसका हमने विमा निकाला है उसको साथ लिखते हैं, तो उसको और पीछे विमा को मिलाकर बन जाता है आपका विमीय समीकरण। क्या बन जाता है? विमीय समीकरण। तो बेटा अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारी वीडियो निरंतर सुबह 6 बजे हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और अगर किसी दिन बाई चांस गैप भी हो सकता है तो आप घबराएं नहीं, आपको YouTube पर हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल छोटी छोटी डेफिनेशनों के माध्यम से और डेरिवेशनों के माध्यम से पूरा कोर्स फ्री में कराया जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी सेकंड लेक्चर में, जिसमें हम बीमाओं का रिवीजन आपको कराएंगे, बीमा करना सिखाएंगे। टेक केयर, गुड बाय।